नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आप देख रहे हैं चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। आज जैसा कि आपकी डिमांड भी थी, हम तीन जो टर्म्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारी पॉलिटी को जब हम पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, उनकी हम बात करेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो टर्म है, इसके ऊपर जीएस 2 में 2019 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, एंड 2025 में एथिक्स का जो पेपर है जीएस 4, उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे हॉलिस्टिकली इन तीनों टर्म्स को, तब आप दोनों क्वेश्चन जो हैं 19 का भी, 2019 का और 2025 का, उनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देखो, जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है ना। लीगल डॉक्यूमेंट मतलब एक कानूनी दस्तावेज है ये, जो डिफाइन करता है कि कैसे गवर्नमेंट बनेगी, व्हाट वर्क द गवर्नमेंट मस्ट डू, क्या काम सरकार को करना चाहिए, एंड डूज एंड डोंट्स फॉर दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि सरकार कैसे बनेगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। ठीक है, ये सारी चीजें किस में होंगी, ये संविधान में दी हुई होंगी। हमारे भी संविधान में क्या दिया हुआ है कि भाई इंडिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, और हमारी जो पार्लियामेंट है, सॉरी, इंडिया में कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और हमारी जो पार्लियामेंट है वो किससे इन्फ्लुएंस है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, है ना। उससे इंस्पायर होकर ही हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं व्हाट वर्क द गवर्नमेंट मस्ट डू, द डूज एंड डोंट्स फॉर द गवर्नमेंट। अब आपको पता ही है कि भारत में जो संविधान है वो ये बताता है कि सरकार को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, और जब हम कहते हैं सरकार को क्या करना चाहिए, वो आपको मिलता है डीपीएसपी में। ठीक है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड एंड इज ऑफन कॉल्ड द अम्ब्रेला लॉ। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बताते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात भी करें तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी शुरुआत ऐसे ही होती है, स्टेट शैल नॉट डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दैट। ठीक है, और डीपीएसपी सरकार को पुश करते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। जैसे कि हम बात करें आर्टिकल नंबर कौन सा 47, वो क्या कहता है कि संविधान को जो इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स हैं उनको बैन कर देना चाहिए। यानी कि जैसे हम बात कर सकते हैं लिकर की, सरकार को शराब बंदी करनी चाहिए, ऐसा हमारे संविधान का आर्टिकल 47 कहता है। इसके बाद में अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 48 की, तो वो क्या कहता है, काऊ स्लॉटर बैन होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आर्टिकल 43 बी है, वो किसकी बात करता है, वो कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, सरकार को एम्पावर किया जा रहा है कि आप ये सब करो, आप गौ हत्या पे पाबंदी लगा दो, आप शराब बंदी कर दो, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि क्या कहेंगे उसको हम, एक जो सबके लिए बराबर कानून है वो लेके आओ। यानी कि सिविल लॉज जो हैं वो क्या हो, सबके लिए यूनिफॉर्म हो। जैसे कि भारत में अभी हम देख सकते हैं कि जो क्रिमिनल लॉज हैं वो तो सबके लिए यूनिफॉर्म हैं, लेकिन सिविल लॉज सबके लिए यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये चीजें कौन बताएगा, ये चीजें लिखी हैं डीपीएसपी में कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। तो डीपीएसपीज आर इंपावरिंग द गवर्नमेंट, वेयर इज फंडामेंटल राइट्स आर इंपावरिंग द सिटीजंस अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस पे फोकस कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन फोकस करता है ऑन द आइडिया ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सरकार की शक्तियों को लिमिट कर रहा है। क्यों, संविधान के जरिए। तो जो संविधान है वो बेसिकली क्या करता है, लिमिट करता है सरकार की शक्तियों को। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो चीज है ये आपके एग्जाम में बड़े काम की भी है ना। क्वेश्चन आया हुआ है इसमें प्रीलिम्स में कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए संविधान कैसे काम करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट के तौर पर। ठीक है, अब लिमिटेड गवर्नमेंट क्यों हमें चाहिए, क्योंकि लॉर्ड एक्टन जो हैं
इन्होंने क्या कहा है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में थे, इन्होंने कहा पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये कोट आपने शायद सुना भी होगा। तो इस वजह से कि अगर आप अनियंत्रित शक्तियां दे दोगे किसको, सरकार को, तो उससे क्या होगा, जो सरकार है वो करप्ट हो सकती है, वो अपनी शक्ति के अहंकार में मस्त हो सकती है। ठीक है। सो लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इंश्योर्स प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एंड आर्बिट्रेरी रूल। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कितना हो रहा है। ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी देश में संविधान हो लेकिन संविधान का पालन ना होता हो। ठीक है। तो जिस देश में संविधान है लेकिन संविधान का पालन नहीं हो रहा, वहां हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं किनकी, कुछ देश हैं जहां पे संविधान है लेकिन संविधान का पालन नहीं हो रहा, जैसे टर्की हो गया, सीरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया। चाइना में तो क्या है, डिक्टेटरशिप है। तो संविधान तो वहां पर भी है लेकिन संविधान का पालन कितना हो रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया। ठीक है। तो वहां पे जो संविधान है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो वहां पे कौन है जो सरकार को चेक कर सकता है। जैसे जिन देशों में डिक्टेटरशिप है वहां तो सरकार जो चाहेगी वो करेगी। तो संविधान होते हुए भी ऐसा हो सकता है कि वहां पे संविधान का पालन ना हो रहा हो, जैसे हम पाकिस्तान में ही देख सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करें यदि कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है क्या, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो इंश्योर करता है गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली फॉलोज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन लिमिटेड गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रूल ऑफ लॉ की बात करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम कई बार सिनोनिम भी घोषित कर देते हैं रूल ऑफ लॉ का, जो एवी डाइसी ने दिया था। ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि कानून का पालन होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर ना हो, ये नहीं कि मनमाने ढंग से सरकार जो है अपनी शक्तियों का मिसयूज करने लग जाए, और डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा तभी रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हो पाएगा। ठीक है। तभी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म स्टैब्लिश हो पाएगा। यानी कि जहां पे हम कहेंगे कि डिक्टेटरशिप है वहां हम एज सच कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लैक करता है। ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ठीक से काम कर रहा है, यानी कि जो संविधान में चीजें लिखी हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वो इंडिया हो जाएगा, यूएस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, टर्की, सीरिया, पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया लिख सकते हैं इसमें हम। ठीक है। फिर हम बात करते हैं बांग्लादेश की। अगर हम बांग्लादेश का केस लें तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी देश में कुछ समय के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है और कुछ समय के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होता। जैसे जब खालिदा जिया की सरकार आती है बांग्लादेश में तो हमें पता है कि वो एक रेडिकल गवर्नमेंट आती है। ठीक है। जो क्या करती है, माइनॉरिटीज को परसिक्यूट करती है। ठीक है। कई बार उनके जमात इस्लामी के साथ भी हमें रिश्ते नजर आते हैं, जो एक क्या है, एक रेडिकल ग्रुप है। ठीक है। तो वहां पे डिक्टेटोरियल रूल आ जाता है, तब वहां पे संविधान तो तब भी है लेकिन संविधान का स्ट्रिक्ट पालन नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। लेकिन जब भी शेख हसीना की सरकार आती है तब हम देखते हैं कि इंडिया के साथ में रिश्ते इन जनरल बांग्लादेश के अच्छे रहते हैं और वहां पे माइनॉरिटी राइट्स भी सुरक्षित रहते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फॉलो हो रहा है, यानी कि जो संविधान है उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो इससे हमको एक चीज जो समझ में आई कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमेशा परमानेंट हो यह जरूरी नहीं है। कभी परमानेंट होगा, कभी नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रूलर ऑफ दैट कंट्री। ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कि हम कब कहेंगे कि भाई संविधान का ठीक से पालन हो रहा है। यदि वहां पे पावर ऑफ गवर्नमेंट पे लिमिटेशंस हैं, इसी वजह से हमने क्या कहा कि जहां पे डिक्टेटरशिप होगी वहां पे जो गवर्नमेंट की पावर होगी वो क्या लिमिटेड होगी, बताओ आप लोग। वहां पे जो डिक्टेटरशिप है जहां पे, वहां गवर्नमेंट की जो पावर है वो लिमिटेड है ही नहीं, वहां तो अनलिमिटेड पावर्स हैं। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा। इसके लिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पे डेमोक्रेटिक फॉर्म नहीं है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वहां पे तो तानाशाही है, और जहां पे तानाशाही है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे होगा। ठीक है। जो एक डेस्पोटिक रूलर है वो तो अपनी मर्जी चलाएगा। ठीक है। तो वहां पे संविधान का ठीक से पालन नहीं हो पाएगा। सेपरेशन ऑफ पावर भी बहुत जरूरी है। क्यों सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, क्योंकि आपको क्या करना है, लिमिटेड गवर्नमेंट चाहिए। अब मान लो जो सरकार है वो क्या करने लग जाए, अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाके कोई कानून बनाने लग जाए या कोई काम करने लग जाए,
तो आपके पास में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो सरकार की उन एक्टिविटीज़ को कर्ब कर सके। तो वो कब इंश्योर होगा? जब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, ये क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। और हमारे देश में जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हैं उनके बीच में एज सच हमको बहुत क्लियर डिमार्केशन देखने को नहीं मिलता है। तो इन दोनों का, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का, जुडिशरी के साथ में क्या होना चाहिए? सेपरेशन होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। तो जुडिशरी को उसके लिए क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं होगी तो फिर ठीक से संविधान का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा? ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही भी तय करनी होगी हमें सरकार की। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स भी उसमें एक कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए क्या कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं। अब इसमें मैंने रूल ऑफ लॉ को डायरेक्टली यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें पता है रूल ऑफ लॉ तो हम पहले ही कह चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज कंसिडर्ड एज सिनोनिम टू द रूल ऑफ लॉ, ठीक है, इसलिए उसको अलग से यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में डिफरेंस समझ में आया होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो संविधान में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? उसका कितने स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है? इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। जब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की तो क्या चीज़ हमें समझ में आती है? देखो, ऐसा हो सकता है कि इंडिया है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हमारी सरकार बदल दे, ठीक है, और उसके बाद में अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन को सरकार क्या करने लग जाए? फॉलो करने लग जाए, ठीक है। और सरकार कहे कि देखो हम तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन यहां पे समस्या क्या है? सरकार ने जब संविधान को बदला तब सरकार ने जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको ही बदल दिया। जैसे भारत का जो संविधान है वो इक्वल राइट्स की बात करता है फॉर ऑल सेक्शंस, है ना, चाहे वो मेजॉरिटी रिलीजन हो, चाहे माइनॉरिटी रिलीजन हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सबके लिए बराबर अधिकार होंगे। लेकिन कोई सरकार जो है वो क्या करती है कि हमारे संविधान में अमेंडमेंट कर देती है और वो ये कहती है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, कम्युनिटी 1, इसको ज़्यादा राइट्स मिलेंगे कंपेयर टू कम्युनिटी 2, और उसके बाद में ये उसने संविधान में लिख दिया। सो इट बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि जो कम्युनिटी 1 है इट इज़ ग्रेटर देन कम्युनिटी 2, ठीक है, इट विल बी गिवन मोर राइट्स देन कम्युनिटी 2। अब इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में वो इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करती है सरकार और कहती है कि देखो वी आर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो यहाँ पे मामला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कि हम देखेंगे संविधान की नैतिकता क्या है। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे सोल, फिलॉसफी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वी विल टॉक अबाउट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भले ही आपने संविधान बदल दिया और संविधान को बदल के आप उस संविधान को स्ट्रिक्टली फॉलो भी कर रहे हो, बट इट इज गोइंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो संविधान की आत्मा के खिलाफ जाता है, वो संविधान की फिलॉसफी यानी दर्शन और उसके सिद्धांत के खिलाफ जाता है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो इस केस में कई बार हम देखते हैं कि जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जुडिशरी यहाँ क्या करेगी? इंटरफेयर करेगी और वो जो अमेंडमेंट सरकार के द्वारा किया गया है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, ये कहते हुए दैट इट इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है। सरकार कह सकती है भाई देखो हमने तो संसद में कानून बनाया है और उसके बाद में हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जाएगा कि वेदर इट इज गोइंग अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अगर हम देखें कि कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज़्यादा अधिकार मिलेंगे कंपेयर टू द कम्युनिटी 2, सो ये बेसिकली क्या है? ये क्लियर वायलेशन है ऑफ द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इसको क्या कर देगी? नल एंड वॉइड कर देगी। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से भी एक ऊपर की स्टेप पे जाता है और ये इंश्योर करता है क्या कि जो संविधान है उसकी स्पिरिट का, उसके प्रिंसिपल्स का, सिद्धांतों का सम्मान किया जाए, ठीक है। सिर्फ हमें लीगल प्रोविजंस पे नहीं जाना, हमें संविधान की जो स्पिरिट है उसको भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है? द फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो इनहेरेंट है हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है। इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स फॉलोइंग द फंडामेंटल स्पिरिट वाइल अप्लाइंग वेरियस आर्टिकल्स। यदि जो प्रोविजंस हैं उनको इंप्लीमेंट किया जाता है मैकेनिकली वाइल इग्नोरिंग द फिलॉसफी एंड स्पिरिट, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। अब हम लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है एक टेस्ट होता है टू चेक वेदर जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है वो संविधान की जो फंडामेंटल स्पिरिट है यानी कि जो मूल भावना है उसका सम्मान करता है कि नहीं करता।
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने कोई कानून बनाया, अमेंडमेंट करके बना लिया बिकॉज यू आर हैविंग द मेजोरिटी, बट दैट इज गोइंग अगेंस्ट द फंडामेंटल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर ने भी एक बात कही थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को लेके कि ये एक नेचुरल सेंटीमेंट नहीं है, इसको आपको कल्टीवेट करना होगा। ठीक है, वार्निंग भी दी थी उन्होंने अगेंस्ट द इग्नोरिंग प्रिंसिपल्स। ही वांट दैट इंस्टीट्यूशंस माइट फेल इफ पीपल इन पावर इग्नोर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, emphasizing its critical role beyond just adherence to legal text। ठीक है, अब हम एसेंस की यदि बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है? रेस्पेक्ट फॉर वैल्यू ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इन सारी चीज़ों का हमें सम्मान करना होगा, इन वैल्यूज़ का। ठीक है, इट ऑफन ओवरराइड्स पब्लिक मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी और रिलीजियस मोरालिटी। ठीक है, एक्ट एज अ गार्जियन प्रिंसिपल टू इंश्योर इंडिया रिमेन्स अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नड बाय द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम कुछ केस लॉस को भी देखेंगे आगे, जिससे आप समझ पाओगे कि कैसे हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जुडिशरी ने अपहोल्ड किया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से संबंधित हैं। अब कुछ केस लॉज हम देखते हैं, जैसे कि नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, जो सेक्शन 377 था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, जिसके तहत जो होमोसेक्सुअलिटी है वो डीक्रिमिनलाइज हो चुकी है। और जब हम होमोसेक्सुअलिटी को कह रहे हैं दैट इट हैज़ बीन डीक्रिमिनलाइज, तो इसने क्या किया है, इसने राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन को रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, कि किसी व्यक्ति का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो उसका अधिकार है। ठीक है, कोई और व्यक्ति कैसे डिक्टेट कर सकता है कि उसको क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इससे इक्वेलिटी और डिग्निटी जो है वो इंश्योर होती है ओवर द पब्लिक मोरालिटी। देखो, जो पब्लिक मोरालिटी है यानी कि जो जनता की नैतिकता है वो इसके अगेंस्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन संविधान जो है वो संवैधानिक नैतिकता कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से चलेगा, और इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को डीक्रिमिनलाइज किया। तो ये केस आपको याद होना चाहिए। इसके साथ में अगर हम देखें शायरा बानो का जो केस था, ट्रिपल तलाक जो है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उसको बैन किया गया, इंश्योरिंग जेंडर जस्टिस ओवर द रिलीजियस मोरालिटी। धार्मिक नैतिकता क्या कहती है कि ट्रिपल तलाक, इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तलाक़े बिद्दत जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो संविधान है या संवैधानिक नैतिकता है वो क्या कहती है कि जेंडर जस्टिस ज़्यादा महत्वपूर्ण है कंपेयर टू द रिलीजियस मोरालिटी। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो जस्टिस है इट विल प्रिवेल ओवर द पब्लिक मोरालिटी। ठीक है, इसके साथ में आप ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस भी देख सकते हो। इसमें हमारी जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उनके ऊपर ऐसे आरोप थे कि उन्होंने जो अपनी पब्लिक मशीनरी है उसका मिसयूज किया था चुनाव जीतने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, प्रायोरिटाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर द पॉलिटिकल मोरालिटी। तो आप देखो, मैंने जानबूझ के अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल जो लिया वो लिया पब्लिक मोरालिटी का। ठीक है, फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया रिलीजियस मोरालिटी का, एक है पॉलिटिकल मोरालिटी का। एक जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एडल्ट्री जो है उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है, इम्फेसाइज करते हुए जेंडर इक्वलिटी को, और ये एक उदाहरण है पेट्रियार्कल मोरालिटी का। ठीक है, फिर हम शबरीमाला केस की बात कर सकते हैं, जिसमें जो फीमेल्स हैं उनको अलाउ किया गया है कि वे भी टेम्पल में जा सकती हैं शबरीमाला में। सो ये क्या है, इसने रिलीजियस मोरालिटी जो है उसको चैलेंज किया है। ऐसी केशवानंद भारती केस जो है वो क्या था, उसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दी, लिमिटिंग मेजॉरिटी पावर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जिसमें क्या कहा गया था कि भाई आप जो है संविधान को अमेंड कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसको अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं केएस बुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की। तो उसने रिकॉग्नाइज करा राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट, प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल लिबर्टी एंड डिग्निटी। फिर आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब इसमें क्या था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, तो अब दो चीजें होती हैं, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ में हम क्या देखते हैं कि भाई सरकार के पास में मेजॉरिटी है, सरकार ने कानून बना दिया और उसको प्रेसिडेंट ने क्या किया, साइन कर दिया, तो वो कानून बन गया है, यानी कि ठीक बात है। लेकिन जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं तब हम उसमें प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ के साथ में क्या देखेंगे, इंटेंट भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। तो इस वजह से ये भी आपका एक एग्जाम्पल बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। तो आप देख सकते हो कि इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है और ये इन जनरल कोई बहुत अननोन एग्जाम्पल्स भी नहीं है।
तो आपको अगर ये एग्जाम्पल्स याद होंगे तो आप अभी हम देखेंगे मीन्स के क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो मीन्स के क्वेश्चन ही आ गए हैं, तो यहाँ पे ये टॉपिक तो हमारा खत्म हो गया। मीन्स का क्वेश्चन कौन सा आया था 2019 में था, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, आप लिख सकते हो, है ना, डेफिनेशन भी उसमें दी हुई है। हाउ डज इट अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी को कैसे अपहोल्ड करता है, तो उसमें ये जो जितने भी केस लॉज हैं इन सारों को यूज करके आप लिख सकते हो कि कैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया और आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन को रोका गया मेनका गांधी केस में। फिर हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल मोरालिटी है उसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिवेल करेगी इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में। ठीक है, यानी कि जब फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने की बात आएगी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि भले ही पॉलिटिकल मोरालिटी कुछ भी हो। ठीक है, केशवानंद भारती केस का उसमें जिक्र आएगा, उसमें जेंडर जस्टिस का सायरा बानो का केस आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको बड़ा इजी लगेगा जब हमने ये डिस्कशन कर लिया है उसके बाद में। अब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट बट अ प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन एंड एडहेरेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो आप देखो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट, ये हमने पढ़ा है अभी, बी आर अम्बेडकर ने दिया है। ठीक है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर पब्लिक सर्वेंट हाईलाइटिंग द रोल इन प्रमोटिंग गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन भी आप इसको हैंडल कर सकते हो जो हमने डिस्कशन पढ़ा है। अब क्योंकि इसमें कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पब्लिक सर्वेंट के लिए, तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं कि जिससे गुड गवर्नेंस हो, तो हम कहेंगे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमको क्या सिखाती है कि आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी हो, आप में इंटीग्रिटी हो। ठीक है, अब वो जो इंटीग्रिटी है वो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, है ना, आप में प्रोबिटी हो, आप में डेडिकेशन टू सर्विस हो, है ना। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल्स देके लिख सकते हैं। फिर हम इसमें और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किस तरीके से आप में क्या होना चाहिए, कौन किन लोगों का हम एग्जाम्पल देंगे। हम आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का एग्जाम्पल देख सकते हैं जिन्होंने क्राउड फंडिंग करी थी, है ना, रोड बनवाने के लिए नॉर्थ ईस्ट में। इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी वो आपका कंपैशन आ जाएगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से ही मेल खाती हुई चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन सब को यूज़ करके हम अपना आंसर जो है ये वाला भी लिख सकते हैं। तब आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उनको लिखना है। आप कोशिश करो कि इनके आंसर लिख के क्या करो, कमेंट बॉक्स में उनको डाल दो। ठीक है, तो हमारी टीम जो है अगर टाइम मिलेगा तो उनको रिव्यू भी कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, चैनल को देखो लाइक करना है, मतलब वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, हाइप जरूर करना है। ठीक है, और आपका कोई और सजेशन हो जिसमें मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो आप वो भी सजेस्ट करना। ठीक है, मैं वीडियो लेके आऊँगा। अभी जो आप लोगों के सजेशन थे उसमें एक वीडियो आपने इंडिया यूएस रिलेशन के ऊपर कहा था। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाऊँ। तो तब तक आप लोग क्या करो, जो प्लेलिस्ट है हमारी करंट अफेयर्स की उसमें जाके जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको भी देख लो। सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं वो इसी तरीके से बनाए गए हैं कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक जो है मेंस के हिसाब से भी प्रिपेयर हो जाए और प्रीलिम्स के हिसाब से भी प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, कल का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी इंटीग्रेट किए गए थे, आपने देखे ही होंगे। थैंक यू।